नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी प्री परीक्षा 2019 का सामान्य अध्ययन का पेपर जो हुआ था उसकी आज हम चर्चा करेंगे। शुरू में हम लोग कोशिश करेंगे जो इंडियन जीएस के सवाल हैं उनकी चर्चा करें। तो ये आपके सीजीजीएस के सवाल हैं जो अलग अलग हैं, इनके भी हम लोग अगले वीडियो में प्रयास करेंगे चर्चा करने की। जैसे ये जो फसल वाला है ये तो अभी लेटेस्ट चीज है। यहाँ से चालू करते हैं कि कथन और कारण वाले सवाल हैं ये। ठीक। प्रश्न सवाल 44, बकिंघम कैनल कहाँ है? तो बकिंघम जो नहर है वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक। ये खारे पानी की नहर है जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम तक विस्तृत है। और ब्रिटिश काल में निर्मित इस नहर को कोम्मापुर नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो बस बेसिक क्योंकि आ चुका है तो आपको पता रहना चाहिए कि ये नहर कहाँ है, कोरोमंडल तट पे। और तट का अगर आपको बेसिक जानकारी अगर मैं दूं तो अगर ये मान लीजिए भारत है, ये जो है केरल वाला इसको बोलते हैं मालाबार तट, ये जो तमिलनाडु है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये जो कर्नाटक का है उसको बोलते हैं केंद्रा तट, ये जो है महाराष्ट्र वाला इसको बोलते हैं कोंकण तट, ये उड़ीसा वाला तट हो गया। तो ऐसे अलग अलग तट हैं जो आपको पता रहना चाहिए। दो बेसिक हैं, कोरोमंडल तमिलनाडु तरफ का और मालाबार केरल तरफ का। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? मतलब वो जो विलय वाला चीज होता है ना, ये आपका दल बदल अधिनियम से अगर आपको थोड़ा सा जानकारी लेना हो तो 52वां संविधान संशोधन हुआ दल बदल के लिए। और अभी जो लेटेस्ट अनु स्थिति है, 52वां संविधान संशोधन हुआ 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। तो दो सवाल तो सीधे सीधे आ सकते हैं, किस संविधान संशोधन से हुआ, किस सन में हुआ तो 1985 में हुआ, और किस अनुसूची से आया तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो पहले था कि वन थर्ड, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, उसके वन थर्ड मेंबर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनको दल बदल में नहीं काउंट किया जाएगा। अब उसको टू थर्ड कर दिया गया है। जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो, जैसे वो जो अभी महाराष्ट्र में हुआ ना शिवसेना वाला, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2/3 से ज्यादा सदस्य विलय कर लिए, इसलिए उनकी सदस्यता बरकरार है। फिर है राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद किस स्थिति में माना जाता है? मतलब इसमें ना दल बदल से कई सवाल आए तो दल बदल के अलग अलग अपवाद हैं। तो इसमें क्या है कि पहला है कि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। जैसे कोई विधायिका में अगर अध्यक्ष बन गया या उपाध्यक्ष बन गया, लोकसभा का स्पीकर बन गया, तो अगर छोड़ेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसकी सदस्यता को। यदि ऐसे पद पर ना रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। जैसे मैं स्पीकर बना तो मैं अपनी पार्टी छोड़ दिया, अब मैं स्पीकर से मेरी मतलब वहां से मैं हट गया, तो अब मैं फिर अपने दल में आ गया। तो दोनों स्थिति में मेरे को दल बदल के अंतर्गत वो नहीं माना जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने पर तथा पद छोड़ने के पश्चात पुनः राजनीतिक दल में शामिल होने की दशा पर बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता में छूट प्रदान की गई। तो ये सीधा सीधा बताया गया कि भाई अगर आप स्पीकर, क्योंकि स्पीकर उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप स्पीकर हो मतलब आप एक गैर राजनीतिक पद पे हो, आप एक न्यूट्रल आदमी हो, तो फिर किसी दल में कैसे रहोगे। अगला है किसे राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में मुख्य कार्य है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, आगे जो पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनी 1952 में। ठीक। कार्यपालिका के संकल्प से बनी। इसका उद्देश्य है कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनको बढ़ावा देना। और इस टाइप के सवाल में जो अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं, तुक्का मारने का एक तरीका भी है कि देखो सभी ऑप्शन पढ़ोगे ना, सभी ठीक ही लगेंगे कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सामान्य नीतियों का विकास करना, संतुलित विकास करना। तो जब ऐसे ऑप्शन दिखते हैं तो अलाप दिए वो ही उत्तर होता है। तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बनी, पहली चीज। दूसरा, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, सदस्य होते हैं सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री,
और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री या प्रशासक, और जो आपका भी नीति आयोग है उसके सदस्य भी रहेंगे। तो ये कहलाती राष्ट्रीय विकास परिषद। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? छत्तीसगढ़ कैसे बना? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से हम लोग नहीं बने, हम लोग बने हैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक। जनरली इसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कुछ क्लॉज थे जिसके लिए 84वां संविधान संशोधन आया। मतलब वो सीधे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी अगर अगर पूछ लिया कौन सा, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इससे पहले हम लोग किसके थे? हम लोग मध्य प्रदेश के अंग थे। फिर है कि मिलाना है। तो जैसे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियों का अंत आपका मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 18 में है। आप शैक्षणिक और सैन्य उपाधि के अलावा और कोई उपाधि नहीं ले सकते। ग्राम पंचायतों का संगठन ये अनुच्छेद 40 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अभी 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत बन गई। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है और भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाले में। तो ये आप आराम से मिला सकते हो, और एक भी मिला लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, वही आ गया आपका। फिर भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब क्षेत्रीय परिषद, पहली बात, संवैधानिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्या है? संविधिक निकाय है। क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया ना 1956 में, तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग क्षेत्रीय परिषद बनी। ये माना गया कि यार उत्तर की अलग हो, दक्षिण की अलग समस्या, पूरब की अलग है, पश्चिम की अलग है, मध्य की अलग है। तो क्षेत्रीय परिषदें बनी। कब बनी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो क्या सही है पूछा, मैं बोला ना दो रहे तो दोनों रहते हैं। ये दोनों कथन अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। उपसंघीय के रूप में कार्य करते हैं, राज्यों के मध्य सहयोग का कार्य करते हैं। इससे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा, बहुत जरूरी सवाल है। वो सवाल ये है कि जैसे जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें उत्तराखंड आता है कि नहीं, आपको ये बताना है। ठीक। या आप अगर और अच्छे से देखना चाहें तो आप राज्य देख लीजिए। आप कुछ राज्यों में कंफ्यूज होंगे, जैसे राजस्थान किस में आता है, उत्तर में कि पश्चिम में? जैसे उत्तर प्रदेश किस में आता है, उत्तर में कि मध्य में? उत्तर प्रदेश मध्य में आता है, पता है आपको। और उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्योंकि उत्तराखंड है तो वो भी मध्य में आएगा। एमपी मध्य में, छत्तीसगढ़ भी मध्य में, लेकिन झारखंड मध्य में नहीं क्योंकि वो बिहार का हिस्सा था। बिहार पूर्वी में आता है। तो ये कभी ना ये सवाल पूछेगा और मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे, तो एक बार आप देख लेना। ठीक। एक वीडियो भी है हम लोग का, उसमें हम लोग चर्चा भी किए हैं। फिर संविधान संशोधन जो लेटेस्ट होता है ना वो पक्का आता है। उस समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? जीएसटी हुआ था तो वो आ गया था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक। अनुच्छेद कौन सा है इसका? जनरली तो 279A के अंतर्गत वो होता है, इसका गठन होता है जीएसटी परिषद का। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक। और कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। फिर है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो जनरली कुछ भी, ये जो देखो एक क्षेत्रीय परिषद है जो संविधिक निकाय है, वो संविधानिक नहीं है। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? ये संविधानिक निकाय है। अनुच्छेद 263 में ऐसा प्रावधान है कि आप राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। तो कौन करेगा? अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति करेगा। तो ये सब ना सवाल बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको देख लो। इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। ये अच्छे से कैसे कर सकते हो आप? देखो मैं आपको बोलूँ, आपको किसी का नहीं पता, ये तो पता है कि छत्तीसगढ़ में जनपद होता है। आपको ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ एमपी का भाग था। अब जनपद को एमपी से मिला दो, ए का 3, उत्तर आ गया। ऐसे, वो जो मैं बोलता हूँ ना कॉमन सेंस लगाना है, ऐसे लगाना है। अब ए का 3 हो गया, बाकी देख लो। बी का 4 है, क्षेत्र पंचायत यूपी में है। सी का 2 है, तालुका गुजरात में है। डी का 1 है, आंचलिक जो है वो कहाँ है आपकी? पश्चिम बंगाल में है। ठीक।
ऐसे ना बुद्धि भी लगाना है भैया, नहीं सोचना कि यार मैं तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है तो मेरे से बनेगा ही नहीं, वही बनाना है। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए कर और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं। एक बनता है राज्य वित्त आयोग जो 243 आई में है। ये 73वें संविधान संशोधन से इसका गठन हुआ और यही सिफारिश करता है हर 5 साल में कि राज्य और पंचायत के बीच कैसे बंटवारा होगा। केंद्र और राज्य के बीच कौन करेगा? वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। और राज्य और पंचायत के बीच कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग। अब आपको ये बताना है कि अभी लेटेस्ट जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ऐसे ही सवाल पूछता है। ठीक, कुछ कुछ आप लोग के लिए भी छोड़ते जाता हूं मैं, अगले में अपन बता भी देंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है, संविधान के अनुसार ना सहमति नहीं चाहिए। क्या होता है कि भाई राज्यों से पूछा जाता है, मान लीजिए राज्य बोला हम नहीं बदलना चाहते तो भी केंद्र बदल सकता है, तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। मतलब राय मांगी जाती है, जैसे आपसे पूछे यार क्या खाओगे, आप बोले मेरे को ना सैंडविच खाना है, अब आपकी मम्मी रोटी बना देती है, मतलब राय मांगे आपसे, आपकी इज्जत दी गई आपको, लेकिन आपकी बात मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। सेम राज्यों के साथ भी होता है। ठीक, ऐसी इज्जत क्या काम की, लेकिन ठीक है। केंद्रीय बजट 19-20 में ये तो मत पढ़ो, सिर्फ सवाल छोड़ने के लिए रहते हैं, और पिछला है ये तो आएगा भी नहीं। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? अभी हम लोग लेटेस्ट वीडियो लाए हैं, उसमें ना कितनी संख्या है महारत्न, कितनी नवरत्न, कितनी क्या, वो आपको पता है, ये आपको कमेंट करना है। नहीं करोगे तो अभी मैं करंट अफेयर के वीडियो में ये सब कराऊंगा ही। फिर डिजिटल इकोनॉमी किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये अंकटाड करता है। पहले ना इस टाइप के सवाल पीएससी में आते थे, रिपोर्ट में रैंक कौन सा है, कौन जारी करता है, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक, अंकटाड के बारे में ये जान लीजिए क्योंकि ये मेंस में भी आया है, 1964 में बना है। ठीक, 1964 में, और इसका मुख्यालय जेनेवा में। वस्तु एवं सेवा कर में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? एक्साइज, कस्टम, वैल्यू एडेड, सर्विस। आपको पता है कि राज्यों की आय का मुख्य साधन क्या है? हाँ, आपको वो ना क्रम से पता रहना चाहिए। तो एक होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को क्या करते हैं, उसको जनरली शामिल नहीं किया गया जीएसटी में। फिर है जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी है। किसकी बनी है? तो ये लकड़ी की बनी है, अगर आप थोड़ा भी उसको देखेंगे, इसीलिए वो चेंज होता है, लकड़ी से मूर्ति बनती है। और हर साल उसको मतलब उनका कुछ रहता है, उसके बाद बदलते हैं। वो माना जाता है कि वो जीवित हैं, अभी भी उनका दिल धड़कता है। कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोला ना, उपरोक्त सभी अगर कहीं भी दिख रहा है ना और आपको कुछ नहीं पता, तो मेरे को याद करना और उपरोक्त सभी मार देना। ठीक, गलत होगा तो गुस्सा ना मत, लेकिन देख लो यार, आते ही है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम है इनर्शिया वाला। कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, गति में है तो गति में रहना चाहेगी। इसलिए आप जैसे बस में बैठेंगे, अचानक ब्रेक मारेगा तो आप आगे गिरते हैं, होता है ना, वही है न्यूटन की गति का पहला नियम। तीसरा नियम क्या है? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? ये भी कुछ नहीं पता, तो ये तो पता है ना, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से क्या जुड़ रहा है। ये नहीं जुड़ रहा है, ये मॉडेम, मॉड्यूलेशन मॉडेम, तो वही करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होगा। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये ना 4-5 केमिकल हैं जो आपके 10th के बुक में लिखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपका सोडियम कार्बोनेट है, वो एक बार देख लेना, वहीं से पूछते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है, तो आपको पता रहना चाहिए। मनुष्यों में 46 होती है, मेढक में 26 होती है, वो स्थिर रहती है। और गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, इसी से आपके लक्षणों का वाहक है ये। फिर क्या है, भारत में गिद्धों की घटती जनसंख्या का कारण क्या है? तो वो है डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, इससे होता है बायोमैग्निफिकेशन, और इससे गिद्ध मर जा रहे हैं। मतलब
जानवरों को देते हैं, जानवरों से गिद्ध लेते हैं, तो उसकी मात्रा ना बढ़ते जाती जैसे जैसे रहती। ठीक। कंप्यूटर में चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में चिप बनी होती है सिलिकॉन की पतली परत से, सिलिकॉन की बनी होती है। तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम है आपका, तो बस पता रहे यार, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया ना, क्योंकि कई रिपीट हो जाते हैं। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद कहा जाता है। ये ना दर्शन हम लोग एक वीडियो में पढ़े हैं अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लेना, और मेंस का बस सिलेबस पढ़ लो यार। उसमें लिखा है शंकर का अद्वैतवाद, विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत। इतना ही पढ़ लो, उसी से आपके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। व्यवहारिक वेदांत, विवेकानंद। लोकायत दर्शन, चावार्क। चावार्क का लोकायत दर्शन। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य। ठीक। तो ये पता रहना चाहिए आपको। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं, कौन है बताओ? हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिख दिया है गलती से। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं हमारे देश के पहले लोकपाल। उसके बाद फिर ये करंट का सवाल था कि लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे घोषित किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर को किया गया है। ठीक। लद्दाख का किसको घोषित किया गया है? राधा कृष्ण माथुर। 2019 का नोबल शांति पुरस्कार आपको अभी लेटेस्ट वाला ध्यान रखना है, और नोबल आते ही है एक ना एक, तो अभी लेटेस्ट अपन करंट में पढ़ेंगे ही। आपको ट्रेंड पता लग रहा है, हर साल नोबल पूछता है। ठीक। फिर ये भी खेल वाला है, ये भी अभी क्यों याद करें जो नहीं है। साइलेंट स्प्रिंग पूछता है, ये ध्यान रखना। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्लसन की रचना है। वो कीटनाशक के प्रयोग से ना, वो जो चिड़िया चहचहाती थी गौरैया, वो खत्म हो गया था, उसी के बारे में ये किताब लिखे। उसी को बोलते हैं साइलेंट स्प्रिंग। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन होगा? तो अब आपको क्या पढ़ना है? अभी जो लेटेस्ट खेल कहाँ कहाँ आयोजित होंगे वो देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 से 20 का दशक किसे घोषित किया है? ये भी नहीं पूछेगा। आपको देखना है कि अगला दशक, और इसमें क्या बुद्धि लगाना है कि यार देख लेना है। अच्छा, जैव विविधता ट्रेंड में है, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र ने ना 21 से 30 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बताओ। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, 1936 में बना। रेड डाटा बुक में किसके आंकड़े हैं? तो रेड डाटा बुक में जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो क्या बोलेंगे, जो खत्म हो सकती हैं, उनके डाटा है। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? तो जैव विविधता शब्द की रचना वाल्टर जी रोजन ने की थी। देखिए, इन्वायरमेंट से ना पहले ठीक ठाक सवाल आते थे, अभी कम हो गए हैं, तो लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। तो हम लोग भी इसकी ना एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं। साथ में क्लास भी पूरी पूरी एक क्लास अपलोड हो गई, पूरी क्लास हम लोग कोशिश करेंगे करने की, तो वो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सवाल आ गए। मैं वही बोला था, छत्तीसगढ़ तो मैं एक साथ करूंगा। ठीक। व्यंको जी भोसले। हिस्ट्री का भी वीडियो हम लोग ले आए हैं, 2 रैपिड रिवीजन वीडियो। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर और कुछ नहीं पढ़े हो ना, या आपको कुछ भी डर लग रहा है, तो वो वीडियो आप डाउनलोड करके रख लो। रात को जब भी सोते हो ना, या कभी घूमने निकले, तो बस वो वीडियो का ऑडियो सुनो। दिन में एक बार सुन लो, आपकी हिस्ट्री सब ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा 2019 के प्रीलिम्स का जो इंडियन जीएस का सेक्शन है वो कवर हुआ। ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 8-10 साल का इसे जल्दी जल्दी करा देते हैं, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर वही सवाल रिपीट हुए, जैसे क्षेत्रीय परिषद आ गया, अंतर्राज्यीय परिषद आ गया, तो आपको एक पता लग जाएगा। और दूसरा, आपको ये भी पता लगेगा कि पढ़ना क्या है। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वीडियो आप लोग चाहते हो इसके बारे में, उसके बारे में बिल्कुल कमेंट करिएगा, तो हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।